एक गाइस वर्ड स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश के सीजन 9 एपिसोड 6 के बारे में। और पहले तो मुझे नहीं पता मैं इस एपिसोड के बारे में बात ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एपिसोड पिछले एपिसोड से भी ज़्यादा वाहियात था। लिटरली मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये एपिसोड की क्वालिटी इतनी जल्दी गिरेगी। मतलब मुझे लगा था कि ये टोटल 12 या 13 एपिसोड में से 1-2 एपिसोड बुरे होंगे, लेकिन यहाँ तो लगभग सारे ही एपिसोड्स अभी तक बुरे ही हैं। मतलब इतने भी अच्छे नहीं है कि मैं उन्हें इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करूँ, पर चलो अब जैसे भी थे अब ब्रेक डाउन तो करना ही है। तो अगर तुमने एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ पहले जाके एपिसोड देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है बेकी शार्प के साथ। और अगर तुम्हें नहीं पता बेकी शार्प कौन है, तो बेकी शार्प सीजन 4 के बस मेटास में से एक मेटा थी जो कि डिवो ने जिसकी पावर्स ले ली थी, और ये मर गई थी एक्चुअली सीजन 4 के रियल प्लॉट में। बट इसको यहाँ पे रिवाइव कर दिया है और इसका एक ही रीज़न है और वो है क्राइसिस। और यही रीज़न दिया गया है एपिसोड के अंदर भी कि क्राइसिस के बाद इसका लक इतना अच्छा था कि ये वापस लाइफ में आ गई है। अब देखो इस चीज़ पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हारी लाइफ का सेंस कभी ना बन रहा हो तो CW वालों से अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखवा लेना। वो बिल्कुल अच्छे से सेंस बना देंगे तुम्हारी लाइफ का और तुम्हारे सारे डिसीजंस का, क्योंकि ये डिसीजन वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन है कि बेकी शार्प जैसे कैरेक्टर को तुम वापस क्यों ला रहे हो यार। बेकी शार्प का कोई काम भी नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली बेकी अपनी स्टोरी नरेट कर रही होती है कि कैसे उसका लक बैड लक में कन्वर्ट हो गया है, और कैसे उसको जब डोमिनिक मिला था उसका बॉयफ्रेंड और अब फियांसे, तो उस फियांसे को किसी ने मारने की कोशिश करी और वो अपने बैड लक की वजह से उस मर्डर चार्ज में फंस गई। इसी के बाद CCPD उसको अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद वो क्रिश्चियन क्रेमर को अपनी पूरी स्टोरी बताती है। क्रिश्चियन क्रेमर सेसिल और एलेग्रा को कांटेक्ट करती है, जिसके बाद वो उसका केस ले लेते हैं और बेकी शार्प से पूछ कि उसके फियांसे का कोई भी ऐसा रिलेटिव था जो कि कसिनो में इंटरेस्ट रखता था। जिसके बाद वो उसके ब्रदर इन लॉ का नाम लेती है और उसका ब्रदर इन लॉ से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, जिसपे वो साफ झूठ बोल देता है कि उसकी गैम्बलिंग की आदत ही नहीं थी, बल्कि डोमिनिक ही एक गैम्बलर था। और ये चीज़ उसने बेकी शार्प से छुपाई क्योंकि वो बेकी से प्यार करता था और वो ये नहीं चाहता था कि बेकी को पता लगे, जो कि वो ऑफ कोर्स झूठ बोल रहा है। और ये चीज़ सेसिल को थोड़ी सी पता लग रही है, बट उसकी पावर्स ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वो बेकी शार्प के कांटेक्ट में है। और बेकी शार्प जिन के कांटेक्ट में आ रही है उनका लक बहुत ही ज़्यादा बुरा होता जा रहा है, जैसा कि बेकी शार्प हमेशा करती है। अपने आसपास वालों का लक भी इंक्रीज कर देती है या फिर डिक्रीज कर देती है। इसके बाद चेस्टर और एलेग्रा हेल्प लेते हैं चेस्टर से, और चेस्टर उन्हें बताता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपकी पावर्स को बिल्कुल रिवर्स कर देता है। और बेकी शार्प के साथ भी बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली सेम हो रहा है, बट सेसिल कहती है कि उसके साथ ये 24/7 नहीं हो सकता, अगर ये ऑब्जेक्ट एक ही बार काम आ सकता है तो। जिसके बाद चेस्टर बोलता है कि इसको मॉडिफाई भी कराया जा सकता है। और गोल्ड फेस ने इस ऑब्जेक्ट के बारे में मुझसे कुछ बातें भी करी थी और उसने कहा भी था कि अगर तुम खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, पर मैंने मना कर दिया और इसलिए उसने ये चीज़ ब्लैक मार्केट पे सेल कर दी। और इसीलिए ये उन मॉब्स के पास है जो कि बेकी शार्प को लूटना चाह रहे हैं। और यहीं वो फिगर आउट कर लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उसकी रिंग में है, मतलब जो कि रिंग उसकी फियांसे ने दी है। और उसकी फियांसे को भी नहीं पता था कि ये चीज़ उसका ब्रदर इन लॉ कर रहा है। मतलब उसके ब्रदर इन लॉ ने ये सब प्लान करा था क्योंकि वो डेट के अंदर था और वो बेकी शार्प की हेल्प से मतलब पैसा कमाना चाहता है, जैसे कि उसका लक हमेशा कसिनो में ज़्यादा चलता है। पर अगर उसका बैड लक हुआ तो वो दूसरे के लिए गुड लक होगा, जो कि ऐसे ही काम करती है बेकी शार्प की पावर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेसिल, एलेग्रा और चेस्टर तीनों प्लान करते हैं कि कैसे वो बेकी शार्प को बचाने वाले हैं। और वो उसी कसिनो में जाते हैं जहां पर उसका ब्रदर इन लॉ होता है जो कि उसको लूट रहा होता है। इसके बाद गुंडे लोग पहचान लेते हैं सेसिल और एलेग्रा को कि ये तो वही लोग हैं जिनसे हम अभी लड़के आए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर तुमने कुछ खाने का ऑर्डर नहीं किया तो मैं तुम्हें फ्री की गोली खिलाएगा। और वो लोग खाने का ऑर्डर कराने ही वाले होते हैं, बट चेस्टर इतने में पावर ऑफ कर देता है। जिसके बाद सेसिल उसकी रिंग ले लेती है, आई मीन बेकी की रिंग ले लेती है, और बेकी का लक वापस हाई नोट पे चला जाता है। और बेकी अपने ब्रदर इन लॉ की ऐसी तैसी मार के उस कसिनो से निकल जाती है। मतलब निकलती नहीं है, उससे पहले ये लोग शैम्पेन वैम्पेन पीते हैं, एंजॉय करते हैं और ये लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारी वुमेन्स की जीत हुई। इसके बाद हमें मिलती है खियोन, इसके बाद हमें मिलता है खियोन का प्लॉट। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि इस एपिसोड के अंदर 2 प्लॉट है। ये वाला प्लॉट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसके अंदर खियोन थी। खियोन मतलब केटलिन मतलब फ्रॉस्ट मतलब डैनियल पैनाबेकर, और डैनियल पैनाबेकर मतलब
यही हमें देखने को मिलता है कि कैसे ख्योन की पावर्स को डिस्कवर कर रहा है चेस्टर और मार्क मिलके, और चेस्टर एक ऐसी मशीन बनाता है जो कि क्रायोजेनेसिस झेल सकती है, टेलीपैथी झेल सकती है, टेलीकिनेसिस झेल सकती है, मतलब लगभग हर पावर को झेल सकती है ताकि वो बार बार टेस्ट हो सके, मतलब बार बार ख्योन अपनी पावर्स को टेस्ट कर सके। और मार्क उसको सिखाता है कि कैसे आइस ब्लास्ट छोड़ते। अब काफ़ी देर अपनी पावर्स को प्रैक्टिस करने के बाद ख्योन को पता लगता है कि उसके पास शायद क्रायोजेनेटिक पावर्स नहीं है और ना ही उसके पास टेलीपैथी या फिर टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स है, क्योंकि उसकी कोई भी पावर या फिर कोई भी प्रैक्टिस काम नहीं कर रही होती है और वो अलग अलग तरीके से ट्राई कर रही होती है कि कैसे वो आइस ब्लास्ट छोड़ सकती है। बट उसको लास्ट में डिस्कवर होता है कि उसके पास आइस पावर्स नहीं है। दूसरी तरफ मार्क काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है ख्योन से, मतलब वो बेसिकली अपने आप से नाराज़ होता है और वो ये भी कहता है कि तुमने मुझे लास्ट टाइम जब किस किया था मुझे ऐसा लगा था कि शायद किलर फ्रॉस्ट ने मुझे किस किया है, जो कि ऑब्वियसली नेचुरल है। उसकी शक्ल तो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली वो उसी की तरह बोलती है, बट हाँ थोड़ी चीज़ें अलग है, जैसे बिहेवियर वाइज या फिर पावर्स वाइज, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए हमें ऐसा लग रहा है। जिसके बाद मार्क उसको समझाता है कि अगर तुम पूरी तरह फोकस करो, किलर फ्रॉस्ट को भी अपनी पावर्स का बहुत बाद में पता चला था, मतलब केटलिन को पता चला था कि किलर फ्रॉस्ट का पार्ट है। तो काफ़ी देर ज्ञान देने के बाद स्नो होने शुरू हो जाती है और वो होती है पावर्स ख्योन की, मतलब ख्योन की पावर्स की वजह से इंडोर्स में स्नो होने लग जाती है। मतलब आउटडोर्स तो स्नो सुनी ही होगी तुमने, इंडोर स्नो भी पहली बार देख लोगे अगर तुम फ्लैश देखते हो तो। जिसके बाद हमें मिलता है एंड ऑफ द एपिसोड, और एंड ऑफ द एपिसोड में हमें मिलती है बेबी शावर, जो कि सबसे वाहियात चीज़ है जो कि मैं एक सीरीज़ में देख सकता हूँ। अब देखो फ्लैश मेरी फर्स्ट और लास्ट सीरीज़ तो है नहीं, मैंने सूट्स देखी है, मैंने द ओरिजिनल्स देखी है, मैंने लेगेसीज देखी है, मैंने द वैम्पायर डायरीज देखी है, मैंने सुपरमैन एंड लोइस देखी है, मैंने सुपर गर्ल देखी है, पर मैंने ये वाहियातपना कहीं नहीं देखा, किसी भी सीरीज़ में नहीं देखा कि बेबी शावर। यार सुपर हीरो जॉनर में बेबी शावर क्यों? खैर जो हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या फूक के ये एपिसोड लिखा था जिसने भी लिखा था। इसके बाद हमें पता लगता है, मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें पता लगता है कि ख्योन ना ही एक ह्यूमन है और ना ही एक मेटा ह्यूमन है और ना ही उसके अंदर डार्क मैटर है, ना ही उसके अंदर कोल्ड फ्यूजन है, पर पता नहीं ये कुछ तो है, मतलब ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि ये कुछ तो है, ना ही ये ह्यूमन है ना ही ये डार्क मैटर से बनी हुई है, पता नहीं क्या है यार, इन्हें कोई समझाता क्यों नहीं है। ना ही वो डार्क मैटर से बनी है, ना ही उसके अंदर कोल्ड फ्यूजन है, ना ही वो ह्यूमन है, वो एक क्यूटी है। वेल विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हें वाहियात एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो ज़रूर बता देना, पर अच्छा लिखने से पहले 2 बार सोच लेना, मैं तुम्हें ब्लॉक करवा दूंगा मैं यूट्यूब से, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब अगर जिसने ये एपिसोड अच्छा लिख दिया ना, देख लेना मैं तुम्हारे घर के बाहर एनाबेल डॉल छोड़ दूंगा, मैं सच ही बोल रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।